बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान में पार्लिमानी मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है और खान साहब के खिलाफ अब फौजी एक्शन का फैसला किया गया, लेकिन खान साहब ने भी एक कमांडो एक्शन किया और खुफिया हाथों के खिलाफ शवाहिद लेकर अब वो हाजिर हो गए हैं। और ये भी आपको व्यूअर्स बताएं कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को डील के 2 ऑप्शन किसने पहुंचाए और फिर कौन सा खुफिया बिल रात को मंजूर किया गया है। इसकी तफसील आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। व्यूअर्स आपको बताते चलें कि इस बार पाकिस्तान में फौजी नहीं, अदालती नहीं, पार्लिमानी मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। ये पार्लिमानी मार्शल लॉ 15 मई 2023 बरोज सोमवार नाफिज हो चुका है और ये अहम तरीन खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इस बार पार्लिमानी मार्शल लॉ को इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हिमायत हासिल है। पार्लिमानी कवानीन को आर्मी एक्ट और सीक्रेट सर्विस एक्ट की सपोर्ट दे दी गई है। इस पार्लिमानी मार्शल लॉ के जरिए अब सुप्रीम कोर्ट और अदालतें पार्लियामेंट की बात तस्लीम करेंगी। अब अहकामात ना मानने वाले चीफ जस्टिस और हुकूमत के नापसंदीदा जजेस को पार्लियामेंट के कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। अब चीफ जस्टिस और हुकूमत के नापसंदीदा जजेस को नौकरियों से फारिग किया जा सकेगा। अब किसी भी मुखालिफ सियासी जमात को हुकूमत करदम करार दे सकेगी। अब ब्यूरोक्रेसी और पुलिस मुकम्मल तौर पर पार्लियामेंट के हर जायज नाजायज अहकामात को तस्लीम करेगी। अब 9 मई के वाकयात के मुबैना मुल्ज़मान की जमानतें देते वक्त जजेस को सोचना पड़ेगा, बल्कि 1000 बार सोचना पड़ेगा। अब चीफ जस्टिस के अस खुद नोटिस को वीटो किया जा सकेगा। और सबसे अहम बात यह है कि अब इस पार्लिमानी मार्शल लॉ का सबसे ज्यादा नुकसान इमरान खान और उनकी जमात को होगा और सर तस्लीम खम ना करने वाले जजेस को होगा। और इस पार्लिमानी मार्शल लॉ का पहला फायदा नवाज शरीफ को पहुंचाने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। व्यूअर्स, 15 मई को इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई? पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस और उसके हमख्याल जजेस के खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी देकर उन पर तलवार लटका दी है। पीडीएम को प्रेशर बढ़ाने के लिए सड़कों पर निकालने की रिहर्सल करा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के गेट पर मुजाहिरा करके चीफ जस्टिस को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन के केस से हाथ उठाकर और मुज़ाकरात की अहमियत उजागर करके पार्लिमानी मार्शल लॉ को तस्लीम करने का बाकायदा अंदिया दे दिया है। पाक फौज ने नया एलामिया जारी करके आर्मी एक्ट और सीक्रेट सर्विस एक्ट के तहत कार्रवाइयों का ऐलान करके अहम पैगाम भी दे दिया। अब 16 मई को कौमी सलामती यानी आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास, जो 9 मई के वाकयात पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ नाम लिए बगैर मोहर तस्दीक सब्त की जाएगी और एक ऐसा मौका फराहम किया जाएगा पाकिस्तान की सिविल क़यादत को कि जो उनका दिल करता है ना वो कर लें, और हर वो हथकंडा इस्तेमाल किया जाएगा जो इमरान खान को 10 साल के लिए पाकिस्तान की सियासत से दूर रखने में अहम किरदार अदा करेगा। खान साहब ने ये बात कही कि उन्हें 10 साल के लिए जेल में डाला जाएगा और किस तरह डाला जाएगा यही वो तरीका अपनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं कि कौमी सलामती कमेटी वहां से ये ऐलान करवाया जाए, पार्लियामेंट से ऐलान करवाया जाए और फिर ये जो कहा गया जो आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसमें, और इसके जरिए खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से जो है वो माइनस करने की एक तैयारी की गई है। व्यूअर्स आपको बताएं कि पाक फौज की तरफ से जो इशारा दिया गया उनके लिए जो ताइब होकर बफामत की तरफ रुजू करे उनके लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया गया है और तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं को नए एजेंडे पर डी ब्रीफ करने का सिलसिला इस वक्त जारी है। हमने ये नारा लगाया था कि हम दुश्मन के बच्चों को पढ़ाएंगे। जिन बच्चों पर ये केसेस इस वक्त बनाए गए, जो कुछ पाकिस्तान में फौजी तनसीबात के साथ हुआ, ये फौजी तनसीबात नहीं थी बल्कि ये पाकिस्तान की इमानत है, पाकिस्तान की पहचान है। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि जो कुछ हुआ ये सही नहीं हुआ और वो तमाम अनासिर जिन्होंने ये सब कुछ किया उन्हें इंसाफ के कटहरे में ज़रूर लाना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा ये बच्चे हमारे हैं। जब हम ये खबरें पाकिस्तान में पिछले
कई बरसों से चला चला कर थक गए कि कौमी धारे में फरारियों को शामिल कर लिया गया, उन्होंने हथियार फेंक दिए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, फिर हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाते हैं, हम उन्हें लाकर आबाद करते हैं, तो ये बच्चे हमारे हैं। अगर इनमें से कोई बहक गया जिसे कुछ मालूम नहीं कि वो क्या कर रहा था और किसी शरपसंद अनासिर के कहने में सब कुछ किया, मेरा ख्याल है कि गुंजाइश एक मौजूद है। क्योंकि व्यूअर्स, दलील के तौर पर मैं आपके सामने एक बात ज़रूर कहूँगा कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने धरना दिया गया तो बहुत सारे ऐसे मदारिस के बच्चे थे जिन्हें मालूम ही नहीं था कि वो किस शहर में हैं, वो क्यों आए हैं, उन्हें क्यों लाया गया। और बहुत सारी ऐसी वीडियोस मौजूद है जब उनसे पूछा गया कि बेटा आप क्या करने आए हो और किसके कहने पर आए हो, तो उन्हें सिर्फ ये मालूम था कि हमें मौलाना ने हुक्म दिया और हम हाजिर हो गए। जब उनसे पूछा गया कि आईन पाकिस्तान क्या है, उन्हें यह मालूम नहीं था कि आईन पाकिस्तान क्या है। जब उनसे पूछा गया कि चीफ जस्टिस का हुक्म है कि एक दिन इलेक्शन नहीं होने, तो आप क्या कहेंगे, तो वो आगे से मुस्कुराकर वो कहते हैं कि जनाब हम इसीलिए तो आए हैं कि एक दिन इंतखाबात जो है उसे हमने किसी तरह उस पर अमल करवाना है। फिर खान साहब के हवाले से उन्होंने बातें कही, यानी पूरी की पूरी एक ऐसी पौध मौजूद है जिसे मालूम नहीं था कि वो किन हाथों में खेल रहे हैं और आइन किसे कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो लड़ाई करने आए, आइन पाकिस्तान असल में है क्या चीज़, इस किस्म की बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। तो लोग इस्तेमाल होते हैं, खुदारा ऐसा मत करें। एक वक्त का सबसे मकबूल लीडर जिसे इस तरह से पाबंदे सलासिल कर दिया जाए, पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात जिसे आप दीवार के साथ लगाकर ये साबित करना चाहते हैं कि एक और बड़ी ताकत मौजूद है, इससे पाकिस्तान की खुदारा कोई खिदमत नहीं हो रही। ये कुछ अशखास की जंग है, अना की जंग है। खुदारा इस जंग से पाकिस्तान को निकालें। व्यूअर्स, आपको बताऊं कि पार्लियामेंट में क्या कुछ होता रहा, कौन सी कानून साजी की गई और क्या कुछ होने जा रहा है, इसकी तफसीलात से पहले सबसे अहम तरीन खबर पाक फौज की तरफ से जो इशारे दिए गए, जो ऐलानात किए गए, जिससे आने वाले दिनों का नक्शा वाज़े नजर आ रहा है। खबर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाकयात में मुलव्विस मुल्ज़मान के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल का फैसला किया गया है। मादरे वतन के दिफा में शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश किया गया। फोरम ने अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल और सियासी मकासद के लिए पैदा की गई चंद रोज की अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया, जबकि फोरम और जो शोहदा की तस्वीर और यादगारों को जिस तरह नज़े आतिश किया गया, तोड़ फोड़ की गई, इस पर भी बाकायदा ब्रीफिंग दी गई। फोरम ने जारी सियासी अदम इस्तेहकाम से निपटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को के दरमियान अवामी एतमाद बहाली के लिए कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत पर जोर भी दिया। कम अज़ कम ये एक जुमला था जिससे एक नवीद ज़रूर पैदा होती है कि अभी भी गुंजाइश मौजूद है और बाज़ ताकतें अभी भी ये परेशान हैं कि अगर हमने ये आर्मी एक्ट के तहत और जो सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट के तहत कार्रवाई की इमरान खान के खिलाफ, तो इसके नताइज जो हैं बहुत ही भयानक होंगे। और एक डिबेट चल रही है पाकिस्तान में, जमहूरी कुव्वतें माजी में क्या करती रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या रहा, मोहसिन दावर ने क्या कहा और जस्टिस नासिर मुल्क की स्टेटमेंट जो फैसला था वो क्या है, वो आगे चलकर मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन अभी भी रस्साकशी हो रही है और इस पर इत्तफाक जो है वो नहीं किया जा रहा। नून लीग अलबत्ता तुली हुई है कि जनाब फौजी अदालतों से और जिस तरह ये आर्मी एक्ट और जिस तरह ये चीज़ें इसमें लाई गई, इन सब के खिलाफ बशमूल इमरान खान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और मार्शल कोर्ट्स जो हैं वो किस तरह से सिविलियन के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। आगे चलकर कुछ हकायक मैं आपके सामने व्यूअर्स रखता हूं। लेकिन क्या कहा गया, ज़रूरत इस बात पर है, यानी इस बात की ज़रूरत है कि प्रोपेगेंडा करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मकसद मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान और मुसल्लह अफवाज के रैंक्स और फाइल में दरार पैदा करना है। दुश्मन कुव्वतों के ऐसे मजमूम प्रोपेगेंडे को पाकिस्तानी अवाम की हमायत से शिकस्त दी जाएगी। फौजी तनसीबात की तोड़फोड़ पर मुश्तमिल मरबूत मंसूबे के तहत इदारे को बदनाम करने की कोशिश की गई, जबकि फोरम को ब्रीफिंग दी गई कि मंसूबा इदारे को रद्द-ए-अमल देने और उकसाने, यानी इनका कोई रिएक्शन आए, इसलिए ये किया गया। और शोहदा की यादगार, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक जुमला मैं ज़रूर कहूँगा कि रिएक्शन तो जनाब आया पाक फौज की तरफ से, और फिर इस रिएक्शन को सियासी जमातें इस्तेमाल कर रही हैं। और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि शहबाज शरीफ ने किस तरह खेल खेला। लोग लाशों पर सियासत करते थे, यहाँ पर फौज पर सियासत जो है वो हो रही है और फौज को बाकायदा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। व्यूअर्स,
नज़र आतिश करने वाली इमारतों तोड़ फोड़, इसकी बाकायदा एक रिपोर्ट बनाकर तैयार की गई है और इस पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी। फौज उन उकसाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और मुजरिमों से बाखूबी वाकिफ़ है। इन घनौने जराइम में मुलविस अफराद को पाकिस्तान के मुतलका कवानीन के तहत कटहरे में लाया जाएगा। मुजरिमों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के जरिए जो है वो इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, ये भी कहा गया। अच्छा, ये भी कहा गया कि बैरूनी स्पॉन्सर शुदा और अंदरूनी सहूलतकार जो हैं उनकी भी निशानदेही की जाएगी। अफवाज पाकिस्तान अवाम की भरपूर हमायत से दुश्मनों के ऐसे तमाम मज़मूम अज़ाइम को जो है वो खाक में मिलाएगी। ये तमाम इशारे दिए गए, ये तमाम जो है वो अज़ाइम पाक फ़ौज के और जिस तरह से कौम के सामने रखे गए इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर, इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि हालात काबू से बाहर निकल गए और लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि जो कुछ हुआ है 9 मई को, इससे पहले इसकी कोई नज़ीर मौजूद नहीं है और इससे शायद कहीं पाक फ़ौज के मोराल को ठेस पहुंची है। और इसलिए ये सब जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस और फिर पेशावर में जो कुछ हुआ, यानी वहाँ पर भी कोर हेडक्वार्टर का दौरा किया गया, ये एक पैगाम दिया गया है। व्यूअर्स, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 9 मई को पाकिस्तान के हसास मकामात के पर जो हमले किए गए, जिस तरह उसका जलाओ घेराव किया गया, इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से भी किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। इस हवाले से सबसे पहली पेशकश खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब कर चुके हैं कि सीनियर जजेस की निगरानी में एक तहकीकाती कमीशन बनाया जाए ताकि मालूम हो सके कि इस इश्तियाल अंगेजी के पीछे खुफिया हाथ कौन सा है। और ये हकीकत भी है कि असल मनसूबा साज कटहरे में होने चाहिए, लेकिन इस आड़ में आकर यानी वो लोग जो अपने मकासद के हल के लिए, अपने मकासद को पूरा करने के लिए जो कर रहे हैं, यानी खान साहब को माइनस कर दिया जाए, तो क्या इमरान खान को माइनस ऐसी हथकंडों से किया जा सकता है और बगैर तहकीकात के मुजरिम करार देना क्या ये दुरुस्त होगा और इस नाइंसाफ़ी को कौम क्या कबूल करेगी? ये एक बुनियादी सवाल है। हकीकी जिम्मेदारों को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं है। जिन्होंने मासूमियत में सब कुछ किया उनको दरगुजर करें, जो तखरीबकार अनासिर वहाँ पर मौजूद थे उनको ज़रूर कैफ़े किरदार तक पहुँचाएं और यही इंसाफ का तकाज़ा है। लेकिन खान साहब जो कह रहे हैं ना कि उनके पास सबूत मौजूद हैं, ये बहुत ही अहम नुक्ता है। उन सबूतों को ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि खान साहब ने अपने ऊपर होने वाले कत्ल के हवाले से भी सबूतों का जिक्र किया, लेकिन कभी भी किसी GIT में उन्हें ना बुलाया गया और जो सबूत थे उनको भी शामिल तफ्तीश जो है वो किसी सूरत भी नहीं किया गया। अच्छा, अब इसमें खान साहब ने ISPR को जवाब दिया और वो क्या कहते हैं कि अब आज़ाद और गैर जानिबदार हलकों की ये राय भी आ रही है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तस्वीर का दूसरा रुख शवाहिद से पेश करने की इजाज़त दी जाए। चूँकि ये नहीं हो सकता ना कि आप चार्जशीट अगर किसी पर लगा रहे हैं, यानी उसे इंसाफ कि अगर आपने कटहरे में लाना है तो उसे मौका दिया जाए कि वो अपनी बेगुनाही और शवाहिद जो हैं और जो मौक़िफ़ है वो कौम के सामने रखे, उस जज के सामने रखे, उस अदालत के सामने रखे जहाँ पर चलाना है। इसीलिए कहा जा रहा है ना कि अगर ये मार्शल कोर्ट्स में केस गए और आर्मी एक्ट के हवाले से तो फिर शायद मुश्किल हो जाएगा। जलाओ घेराव और बाज़ मकामात पर फायरिंग एजेंसियों के अफराद ने की, खान साहब ने ये कहा है। और खान साहब ये भी कहते हैं कि अपनी गिरफ्तारी पर जलाओ घेराव और बाज़ मकामात पर फायरिंग का इल्ज़ाम जो वो लगा रहे हैं, इसके पीछे बाकायदा सबूत मौजूद हैं और वो वक्त आने पर पेश भी करेंगे। अपनी ट्वीट पे खान साहब ने ये भी कहा कि हमारे पास किसी भी आज़ादाना इंक्वायरी में पेश करने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं जिनसे ये साबित होता है कि जलाओ घेराव और बाज़ मकामात पर फायरिंग एजेंसियों के एहलकार कर रहे थे, वो इसमें मुलविस थे। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि अफरा तफरी फैलाई जाए, जिसका इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर धर दिया जाए और फिर एक क्रैकडाउन जो है वो किया जाएगा और जवाब जो है वो तलाश किया जाएगा। और फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, गाड़ियां जलाई गई, बंदूकें लेकर इन्हें शामिल करवाया गया। अगर आपने इंडियन फिल्म्स देखी हो ना, तो गुंडे जो हैं वो शामिल किए जाते हैं किसी भी मॉब में, और फिर वो सीन जिसमें उनके हाथ में बंदूकें होती हैं और बड़ी बड़ी तलवारें, तो वो क्या करते हैं, वो लोगों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देते हैं, क्याओस पैदा होता है। तो खान साहब ने एक तरह से वही सीन जो इंडियन फिल्म्स का है वही कुछ पाकिस्तान में हुआ, खान साहब ये कह रहे हैं। इक़्तिदार में बैठे माफियाज फ़ायदा उठा रहे हैं, खान साहब ये भी कहते हैं, और जो रद्दमल आना था इसका फ़ायदा उठाते हुए
سارے کا سارا جو نقصان ہے اور جو نزلہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیا گیا ہے۔ ویورز، یہ وہ کوششیں ہیں جسے کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس پر باقاعدہ پلاننگ بھی ایک جو میں نے کہا نا کہ کمانڈو ایکشن خان صاحب نے کیا، تو یہی کو کمانڈو ایکشن ہے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کمانڈو ایکشن کا کسی کے پاس جواب موجود ہے یا پھر اسی طرح چیزیں چل رہی ہیں انہیں چلایا جائے گا۔ اچھا، میں نے نا کچھ ریسرچ کی اور میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں جو فوجی عدالتیں تھیں ان کے حوالے سے جو سب سے زیادہ تحفظات آئے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے۔ محسن داوڑ صاحب اس وقت حکومت کا حصہ ہیں، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ شدت پسند اس طرح دباؤ کا شکار نہیں ہوتے، فوجی عدالتوں میں ان کا ایک موقف تھا۔ فوجی عدالتیں نے آج تک کسی بڑے شدت پسند کو گرفتار کیا نہ سزا سنائی، اور پھر احسان اللہ احسان کو یہ پکڑ نہیں سکے جو جس کے سریعام آ کر جرائم کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، جو ذمہ داری قبول کرتا ہے، اور فوجی عدالتوں نے اس کا یا کسی دوسرے بڑے شدت پسند رہنما کا کیا بگاڑ لیا، یہ محسن داوڑ صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر دوسری طرف بیرسٹر کامران مرتضیٰ اس وقت حکومت کا حصہ ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ یہ پاکستان بار کونسل کے چیئرمین تھے، تو بہت زیادہ نا فور فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب اگر آپ نے فوجی عدالتیں بنائی تو یہ تو آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا۔ پھر انہوں نے بلوچستان کی ایگزامپلز بھی اس وقت دی تھی، اور یہ کہتے رہے کہ جناب اگر فوجی عدالتوں سے امن قائم ہونا ہوتا تو بلوچستان میں تو امن آ جاتا۔ 23% اضافہ ہوا واقعات کے دہشت گردی کے بلوچستان میں، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ صاحب کہہ رہے ہیں جو اس وقت حکومت کا حصہ ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوجی عدالتوں کے قیام کو جب چیلنج کیا تو جسٹس ناصر الملک کا حوالہ دیا گیا، اور اس وقت اسے منسوب کیا گیا تھا جوڈیشل ریویو سے، لیکن کبھی بھی جوڈیشل ریویو نہیں ہوا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ ماضی میں جو نون لیگ کی حکومت تھی اس نے اس کی توسیع کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ خیال تھا کہ فوجی عدالتوں کا قیام کا مقصد یہ ہے کہ اپنے مخالفین سے بدلہ لیا جائے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مائی اپولوجیز فار یوزنگ دس ورڈ کہ بھنگ پی کر سوئی ہوئی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے عمران خان، ابھی بھی باز آ جاؤ، نہیں تو تمہیں دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرنے سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے آج یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا، تو پھر پاکستان میں آپ راستہ کھول دیں گے۔ ابھی تو بہت زیادہ تمام جماعتوں کا ایک بڑا ایک لو سین چل رہا ہے، ایک رومانٹسزم کے اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، چیزوں کو جس طرح آپ لے کر دیکھ رہے ہیں، لیکن کل کو یہ آپ کے خلاف بھی استعمال ہوگا، چاہے وہ محسن داوڑ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو۔ اور قائرہ صاحب مجھے حیرانگی ہوتی ہے، انہوں نے ماضی میں کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات حقیقی ہیں، یعنی یہ گیم کھیلتے رہے اور اپنے تحفظات کرتے رہے۔ اور قائرہ صاحب اس وقت کہتے تھے بڑا سینے پہ ہاتھ مار کے کہ جناب بڑے مسائل ہیں، یہ فوجی عدالتوں کے علاوہ بڑے مسائل ہیں، پاناما کا مسئلہ۔ اور آج دیکھیں کہ اسی حکومت کے گود میں جا کر قائرہ صاحب بیٹھ گئے۔ سیاست اتنی گندی ہو سکتی ہے، اصولوں پر سیاست جب آپ کرنے لگ جائیں نا تو پھر کوئی عزت نہیں کرے گا، اور یہی وہ سوچ ہے جو پاکستان کی عوام اور ینگ جنریشن میں جو ہے وہ اس وقت موجود ہے، اور اسی سوچ سے یہ لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ پارلیمنٹ میں حکومت کے اقدامات ایک صورتحال جو ہے نا وہ مشکوک بنا رہی ہے۔ ان کشیدہ حالات میں 15 مئی کو پارلیمنٹ میں توہین پارلیمنٹ کے نام سے ایسا بل منظور کر لیا گیا ہے جو ایوان صدر سے تحفظات کے بعد واپس کر دیا گیا تھا۔ یہ بل پارلیمانی مارشل لا کا ایک بڑا حصہ ہے۔ توہین پارلیمنٹ کے نام پر ججز سمیت ہر حکومت مخالف فیصلے پر ایک سخت ایکشن جو ہے وہ لیا جائے گا، اور اختیار ہوگا پارلیمنٹ کو کہ وہ کارروائی کر سکے۔ اس ایکٹ کے تحت پہلا ایکشن چیف جسٹس اور اس کے ہم خیال ججز کے خلاف کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے، اور اگر وہ پیچھے نہیں ہٹتے تو پارلیمنٹ میں بلاول بھٹو اور خواجہ آصف سمیت اہم لیڈروں نے سپریم کورٹ اور تحریک انصاف کے خلاف سخت فیصلوں کا مطالبہ کیا، جسے پارلیمنٹ نے منظور جو ہے وہ کر لیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس آخری موقع ہے دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کریں۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ جس طرح ہماری فارن پالیسی اس وقت ایبسنشیا میں چلی گئی ہے، اسی طرح بلاول زرداری صاحب بھی جو ہیں شاید وہ خبریں پڑھتے نہیں ہیں، ان کی ٹیم جو ہے انہیں بریف نہیں کرتی۔ خان صاحب نے اس کی مذمت کی اور بتایا کہ یہ لوگ کون تھے، اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ خود بھی اس کی مذمت کر چکے ہیں۔ بلاول زرداری نے جو کچھ بھی کہا ابھی یہ irrelevant ہے، اس پر زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ خاص مشن کے تحت سب کچھ کر رہے ہیں۔ جس نے اپنی ماں کے جو شہادت تھی، جو خون بہا اور جو موت تھی، اس پر سودا کر لیا،
ان کی حکومت رہی یہ کچھ نہیں کر سکے، یہ پاکستان کی عوام کو کیا انصاف دلائیں گے؟ پارلیمنٹ کے اندر ویورز اور سپریم کورٹ کے سامنے ہر چیز ایک طے شدہ منصوبے کے تحت جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ کل ہم نے دیکھا جس کی توثیق شام کو پاک فوج کے اعلامیے میں نظر آئی۔ حکومتی لیڈران کی تقاریر کے بعد قومی اسمبلی نے ملک میں انتشار پھیلانے اور سرکاری اور فوجی تنصیبات پر حملوں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف کارروائی، اور پھر ہم نے کریک ڈاؤن بھی دیکھا۔ شہریار آفریدی کو گرفتار کر لیا گیا، شیخ رشید کے گھر پر دھاوا بولا گیا ہے، اور یہ قرارداد تحریک انصاف کی منحرف خاتون رکن اسمبلی وجیہہ قمر کے ذریعے جو ہے پیش کروائی گئی ہے۔ میں نے بات نہیں کرنی تھی لیکن مجھے بہت ہی دکھ ہوا کہ ایک ایسا سیاسی بونا، بلکہ ایک ایسا سیاسی حقارہ جس کا نام راجہ ریاض ہے، وہ عمران خان کو سر عام پھانسی دینے کی باتیں کر رہا ہے۔ خدا کا خوف کھاؤ، کوئی ہوش کے ناخن لو۔ ایسے کرداروں نے پاکستان کو کس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا؟ یعنی راجہ ریاض کا اس ملک میں کیا سٹیک ہے؟ آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ راجہ ریاض صاحب باہر نکلیں، عوام میں جائیں، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی اوقات کیا ہے۔ یہ جو بڑی بڑی اس وقت گاڑیوں میں بیٹھ کر اور جس طرح سے نکلتے ہیں، نکلیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت پاکستان کی عوام آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے اور ان کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے جب آپ نے یہ باتیں جو ہیں کہی۔ ویورز، آپ کو یہ بتا دوں کہ پارلیمانی مارشل لاء کے حوالے سے تو انہیں پارلیمنٹ بل کے بعد حکومت سپریم کورٹ پروسیجر بل جس پر چیف جسٹس نے حکم امتناعی جاری رکھا ہوا ہے، اب پارلیمنٹ اس کے لیے رجوع کرنے لگی ہے اور چیف جسٹس پر حکم امتناعی ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور حکم امتناعی آئندہ چند ہفتوں میں ختم کرنے کی اطلاعات ہیں۔ اور یہ اہم خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے چیف جسٹس کو آپشن دیے گئے ہیں کہ اگر وہ اپنی پوزیشن بچانا چاہتے ہیں یا تو استعفیٰ دے دیں یا پارلیمنٹ کے احکامات تسلیم کریں یا انہیں ریفرنس کی سماعت تک اپنے عہدے سے معطل رکھا جائے گا، اور اسی دوران ممکنہ قائم مقام چیف جسٹس سے مرضی کے فیصلے جو ہیں وہ کروا لیے جائیں گے۔ اور سننے میں آ رہا ہے، ان کی تو خیر شیروانیاں نہیں ہوتی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی شیروانی جو ہے وہ تیار ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ بل ہی ہے جو نواز شریف کی واپسی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور جب یہ بل پاس ہو گیا تو پھر نواز شریف کو پاکستان آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تیاری کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کی عوام ہے، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑے ہوں گے یا پھر کہیں اور کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہے جو بلاول زرداری اور پاکستان میں کچھ طاقتیں کر رہی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، کمنٹس بھیجیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں عمران ریاض کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشن میرے پاس موجود ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ نے کے بعد